हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए, अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो। अब आपको ऑर्गेनाइजेशन को चॉइस करना होता है कि आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहोगे। कि आप अपना बिजनेस अकेले स्टार्ट करोगे या किसी पार्टनर के साथ जाओगे, या आप अपनी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, या फिर आपका फैमिली बिजनेस है। इन सब चीज़ों को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 5 टाइप्स की होती है। एक है सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। आज हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय एन इंडिविजुअल। यानी कि वो बिजनेस जो सिर्फ एक इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति यानी कि सिर्फ एक पर्सन ही बिजनेस को चलाता है, वही स्टार्ट करता है, वही मैनेज करता है। जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया कि आप कोई अपनी दुकान स्टार्ट करने वाले हो और एक इंडिविजुअल पर्सन हो, तो उसी को सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन ही ओनर होता है, वही सारा प्रॉफिट अपने पास रखता है, उसी को उस प्रॉफिट को किसी के साथ शेयर नहीं करता, वही सारा रिस्क फेस करता है। द वर्ड सोल इम्प्लाइज ओनली एंड प्रोप्राइटर रेफर्स टू ओनर्स। यानी कि जो हमारा सोल का मतलब होता है ओनली, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर। यानी कि सिर्फ एक ही ओनर, सिर्फ ओनली एक ही व्यक्ति सारे बिजनेस को हैंडल करता है, वही रिस्क फेस करता है, वही सारा प्रॉफिट अपने पास रखता है, वही सारे बेनिफिट्स लेता है, वही सारा कुछ करता है। सिर्फ ओनली एक ही ओनर होता है बिजनेस का, वही सारा कुछ देखता है। जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया आप कपड़े की दुकान खोलने वाले हो। अब कपड़े की दुकान सिर्फ एक इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा ही स्टार्ट करी जा रही है, यानी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति सारे बिजनेस को हैंडल करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके फीचर्स के बारे में, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब आपने डिसाइड कर लिया कि आपने दुकान खोलनी है कपड़े की। अब यहाँ पर आपको किसी से पूछने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ेगी, आपको कोई भी यहाँ पर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जाने कि इसको लेकर कोई भी सेपरेट लॉ नहीं बना है कि अगर किसी सिर्फ एक व्यक्ति ने अपना काम स्टार्ट करना है, उसको कोई सेपरेट लॉ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ दैट गवर्न्स सोल प्रोप्राइटरशिप। हार्डली एनी लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ सोल प्रोप्राइटर बिजनेस। यानी कि कोई काम हो सकता है, यहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर आपको कोई भी लीगल फॉर्मेलिटी की फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस कुछ बिजनेस को छोड़कर वहाँ पर लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ना तो अगर आपने डिसाइड कर लिया कि आप अपनी दुकान को बंद करने वाले हो, वो भी ईजिली कर सकते हो, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही कोई लीगल फॉर्मेलिटी होती है इसकी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइबिलिटी के बारे में। जो सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है? अब देखिए, जो किसी एक पर्सन ने लोन ले लिया है 1 लाख का, अब वो उसके पास उसकी बिजनेस की जो संपत्ति है वो इतनी नहीं है कि वो अपना लोन दे सके। मैं फिर दोबारा दोहराऊंगी कि जाने कि एक व्यक्ति ने लोन ले लिया है, ठीक है, लोन वो दे नहीं पा रहा है, ठीक है, और लोन जो वो नहीं दे पा रहा है, यानी कि उसके बिजनेस की जो एसेट है, जो बिजनेस की उसकी संपत्ति है, उसके बिजनेस संपत्ति है, वो इतनी नहीं है कि वो अपना लोन दे सके। तो इस केस में क्या होता है कि जो उसकी पर्सनल एसेट होती है, यानी कि जो उसकी पर्सनल संपत्ति होती है, उसको बेचकर उसका लोन रिकवर किया जाता है। यानी कि जो उसकी पर्सनल एसेट्स होगी उसको बेचकर उसका लोन रिकवर किया जाएगा। यानी कि एक पर्सन जिसने लोन ले रखा है वो अपना लोन नहीं दे पा रहा है, उसके बिजनेस के पास इतनी संपत्ति नहीं है कि वो लोन दे सके। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में क्या होगा, जो उसकी पर्सनल एसेट है, जो उसकी पर्सनल संपत्ति है उसके पास, उसको बेचकर उसका लोन रिकवर किया जाएगा। अब मान लीजिए किसी पर्सन ने 1 लाख का लोन लिया,
लेकिन उसके पास जो बिजनेस की संपत्ति है वो सिर्फ 80,000 की है। अब 20,000 जो उसे देना है वो उसकी जो पर्सनल एसेट होगी। मान लीजिए उसके पास कोई पर्सनल अपनी कोई एसेट संपत्ति है, उसको सेल कर कर उसका लोन रिकवर किया जाएगा। इसी को अनलिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सोल रिस्क वेयर, यानी कि वो एक ही पर्सन होता है, वो सारा रिस्क खुद ही देखता है, मतलब सारा रिस्क उसी को फेस करना पड़ता है। वो अपना रिस्क किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि एक ही पर्सन है। अब देखिए एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स, वो अकेले लेगा, यानी कि जो भी बिजनेस को प्रॉफिट होगा वो उसी को सारा जाएगा, किसी और पर्सन के साथ शेयर तो नहीं करेगा। जैसे कि पार्टनरशिप के केस में क्या होता है कि उसे अपना प्रॉफिट किसी के साथ शेयर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर उसको ये शेयर नहीं करना पड़ेगा, उसको सारा रिस्क भी खुद ही फेस करना पड़ेगा। वोन अलोन बाय सोल प्रोप्राइटर, इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल द प्रोप्राइटर एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स, जो भी प्रॉफिट होगा वही रिसीव करेगा, यानी कि वो किसी के साथ शेयर नहीं करेगा क्योंकि अकेला ही तो पर्सन है, किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल के ऊपर। अकेला एक ही पर्सन सारे बिजनेस को कंट्रोल करता है। द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन लाइज एब्सोल्युटली विद द सोल प्रोप्राइटर, सारा बिजनेस वही कंट्रोल करेगा, उसके काम में कोई भी दखल नहीं लेगा, सारे डिसीजन वो खुद ही लेगा, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ खुद ही बनाएगा, सारे प्लान्स वो खुद ही प्लान सारे खुद डिसाइड करेगा, क्या प्रोग्राम्स होंगे वो सारा कुछ खुद ही डिसाइड करेगा, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नो सेपरेट एंटिटी। अब देखिए लॉ की नज़रों में जो सोल ट्रेडर होता है और बिजनेस होता है वो अलग अलग नहीं होते, लेकिन अकाउंट की लैंग्वेज में ये चीज़ें बिजनेस और आपका ओनर अलग जरूर अलग होते हैं, लेकिन बिजनेस में आपका जो सोल प्रोप्राइटर है और यानी कि आपका जो ओनर है और बिजनेस ये अलग अलग नहीं होते। अब देखिए मान लीजिए आपकी किसी की दुकान है, दुकान का नाम ए है, ठीक है, दुकान का नाम ए है, लेकिन उस पर्सन का नाम जो उस दुकान को चला रहा है उसका नाम एक्स है, ठीक है, यानी कि उसकी दुकान का नाम ए है, उसका ओनर का नाम एक्स है। अब जो ओनर होगा अगर उसने कल को लोन ले लिया, अब वो ये थोड़ी ना कहेगा कि जाकर मेरी दुकान से लोन रिकवर कर लो, यानी कि यहाँ पर उसकी जो बिजनेस आइडेंटिटी है वो अलग अलग नहीं होगी, सेम बिजनेस आइडेंटिटी होगी, यानी कि उसी यहाँ पर बिजनेस और ओनर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, उसी को सारा लोन देगा ना। अब ऐसा तो नहीं होगा उसने लोन ले लिया वो खुद भाग गया कहता मैंने तो लोन लिया नहीं, मेरे दुकान से सारा लोन रिकवर कर लो, ऐसा तो नहीं हो सकता। यानी कि जो ओनर होता है वही सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वही सारा कुछ देखता है। यहाँ पर बिजनेस और ओनर आपके अलग अलग नहीं होते। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, अब यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका जो एक पर्सन है वही सारा कुछ बिजनेस देखता है, वही सारा कुछ हैंडल कर रहा है, अगर कल को कुछ हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, उसको जेल वगैरह हो जाए या कुछ भी हो जाए, यानी कि फिर उसका जो बिजनेस है वो बंद हो जाता है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक पर्सन ही सारे बिजनेस को हैंडल करता है, अगर उसको कल को कुछ हो जाता है तो उसका अगर बिजनेस बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरिट्स के बारे में कि क्या क्या बेनिफिट्स है। क्विक डिसीजन, अब देखिए जो उसका डिसीजन है वो क्विक ले लेगा, उसे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही पर्सन है, सारा कुछ वो खुद ही डिसाइड करेगा। नो नीड टू कंसल्ट अदर, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी से सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे काम आप खुद ही कर लेगा, फटाफट डिसीजन ले लेगा, जो भी उसे लेना है, उसे पूरी फ्रीडम होती है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉन्फिडेंशियलिटी, इसका मतलब क्या होता है कि उसे जो भी अपनी इंफॉर्मेशन होती है उसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉन्फिडेंशियलिटी वो उसकी जो होती है प्राइवेसी होती है, उसे किसी पार्टनर के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी पब्लिक को नहीं बताना पड़ता कि उसके बिजनेस की क्या कंडीशन है क्या नहीं। यानी कि सोल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इनेबल्स द प्रोप्राइटर टू कीप ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन कॉन्फिडेंशियलिटी एंड मेंटेन सीक्रेसी, यानी कि वो अपने सारे सीक्रेट को मेंटेन करके रख सकता है, उसे किसी के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्ट इंसेंटिव।
अब वही बात होगी, सारा प्रॉफिट वही रिसीव करेगा, किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। सिंगल ओनर होता है, उसे किसी के साथ अपना प्रॉफिट शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा कुछ वो खुद ही देखेगा, ठीक है, क्योंकि वही एक पर्सन है ना, सारा कुछ वही फेस करेगा, सारा रिस्क वो फेस करेगा, प्रॉफिट सारा वही रिसीव करेगा। सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, इसका मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन, अब उस पर्सन को पर्सनल सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सकती है? अब वो जब मर्जी चाहे अपनी दुकान में आ सकता है, जब चाहे जा सकता है, अपने ऊपर उसे कॉन्फिडेंस होता है, उसके पास इतनी एबिलिटीज़ होती है, भी अपना बिजनेस सारा खुद हैंडल कर सकता है, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि उसके पास इतनी काबिलियत है कि वो अपने बिजनेस को हैंडल कर सकता है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है, जब चाहे आ सकता है, जब चाहे बिजनेस बंद कर अपना जा सकता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इसके बारे में हमने पहले फीचर्स में भी डिस्कस करा है कि उसको बिजनेस खोलने के लिए या बंद करने के लिए कोई भी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि यहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटी उसको फॉलो करनी पड़ सकती है कुछ केसेस में, लेकिन उसे किसी से पूछने की या फिर जब उसने बंद करना हो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशन के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँगी लिमिटेड रिसोर्सेज। अब देखिए, जो आपका सोल प्रोप्राइटर होता है उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास जो पर्सनल सेविंग्स है जहाँ बहुत कम होती है। जैसे कि अब देखिए, एक ही पर्सन है, वो कितना का पैसा लगा देगा, उसके पास लिमिटेड होता है, वो इतना पैसा नहीं उसके पास होता, उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। बैंक से जहाँ अदर इंस्टीट्यूशन है उसको लॉन्ग टर्म लोन देने में हेजिटेट करेंगे, क्यों करेंगे? अब देखिए, एक पर्सन है, उसके पास कितना का पैसा होगा ना, यहाँ पर आप पार्टनरशिप की बात तो नहीं कर रहे हैं, एक ही पर्सन है, उसके पास कितना का पैसा होगा, कितना के पैसे वो लगा देगा, ठीक है। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न, वही बात होगी, उसका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। अगर उसको कल उसकी डेथ हो जाती है या उसको जेल वगैरह हो जाती है तो उसका जो बिजनेस है वो कंटिन्यू नहीं रहेगा। एक ही पर्सन सारे बिजनेस को हैंडल करता है, अगर उसको कुछ हो गया तो उसका बिजनेस साथ ही साथ बंद हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनलिमिटेड लाइबिलिटी के बारे में। वही जो ओनर होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब देखिए, अगर कल को बिजनेस फेल हो गया, अगर उसका सारा कुछ बंद हो गया, उसका जो लेनदार है जिसे उसने पैसा देना है, अगर वो अपने बिजनेस की एसेट बेचकर अपनी बिजनेस की जो संपत्ति है उसको बेचकर नहीं चुका पा रहा है, तो उसको अपनी पर्सनल एसेट को सेल करना होगा, यानी कि उसकी जो पर्सनल एसेट होगी उसको सेल कर उसे सारा लोन देना पड़ेगा, सारा लोन उसकी पर्सनल एसेट को बेचकर रिकवर किया जाएगा। लिमिटेड एबिलिटी, अब वही बात होगी कि वो उसके पास जो लिमिटेड एबिलिटी होती है। अब देखिए, हर एक पर्सन हर एक चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। अब देखिए, बिजनेस चलाने के लिए आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, लेकिन वो हर एक चीज़ में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना, उन्हें हर एक चीज़ में बैलेंस बना के चलना पड़ता है। वह हर एक चीज़ को आप खुद बैलेंस नहीं बना सकता, उसे और लोगों की ज़रूरत पड़ती है, उसके पास और लोग नहीं होते, वो अकेला ही सब कुछ हैंडल करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी बोला जाता है। ये क्या होता है? ये आपका एक फैमिली बिजनेस होता है। ज़्यादातर ये आपका आजकल तो नहीं चलता, पुराने ज़माने में जो बहुत चलता था आपका फैमिली बिजनेस, यानी कि यहाँ पर 3 जनरेशन होती है, जैसे कि आपका ग्रैंडफादर, फादर और आप हो गए, वो मिलकर सारा बिजनेस हैंडल करते हैं। इट रेफर्स टू अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर इन द बिजनेस इज ओन्ड एंड कैरिड ऑन बाय द मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि जो मेंबर्स हो गए फैमिली के वही सारे बिजनेस को हैंडल करेंगे, ठीक है। द बेसिस ऑफ द मेंबरशिप इन द बिजनेस इज वर्थ। देखिए, अब देखिए, जैसे ही किसी पर्सन का फैमिली में बर्थ होगा उसी के साथ साथ वो मेंबर बन जाएगा, वो फैमिली और बिजनेस का हिस्सा बन जाएगा जैसे ही उसका बर्थ होगा। 3 सक्सेसिव जनरेशन कैन बी मेंबर इन द बिजनेस। सिर्फ 3 जनरेशन ही फैमिली के बिजनेस में हिस्सेदारी अपनी रख सकते हैं, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर हो गए, आपके फादर हो गए या फिर आप हो गए, यानी कि सिर्फ 3 जनरेशन ही इसको हिंदू फैमिली बिजनेस को चला सकती हैं। यानी कि जैसे ही किसी पर्सन का बर्थ होगा फैमिली में, उसी के साथ बर्थ के साथ ही वो अपनी फैमिली का मतलब बिजनेस का एक हिस्सा बन जाएगा।
यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि फैमिली जो बिजनेस को चलाती है, जैसे ही उस फैमिली में किसी पर्सन का बर्थ होगा, बर्थ के साथ ही वो मेंबर बन जाएगा बिजनेस में। 3 जनरेशन बिजनेस को चला सकती है, ठीक है। इसी को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। द बिजनेस इज कंट्रोल बाय द हेड ऑफ फैमिली हु इज एल्डेस्ट मेंबर एंड इज कॉल्ड कर्ता। यानी कि जो बिजनेस होता है उसको कौन हैंडल करता है, हमने बात कर ली कि यहाँ पर 3 जनरेशन जो होती है वो बिजनेस को चला सकती है, लेकिन जो बिजनेस का हेड भी तो होगा ना कोई, कौन सारे डिसीजन लेगा, कौन सारा कुछ कंट्रोल करेगा, तो वो करेगा आपका एल्डेस्ट मेंबर, यानी कि आपके ग्रैंडफादर। उनको क्या बोला जाएगा, उनको बोला जाएगा कर्ता, कि सारे डिसीजन कौन लेगा, कंट्रोल कौन करेगा, आपका एल्डेस्ट मेंबर। एल्डेस्ट मेंबर को क्या बोला जाता है, कर्ता। ऑल मेंबर्स हैव इक्वल ओनरशिप, ठीक है, सभी की जो इक्वल ओनरशिप होती है बिजनेस के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, ऑफ एन एंसेस्टर, यानी कि जो आपकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है। दे आर नोन एज को पार्टनर्स, यानी कि उन्हें क्या बोला जाता है, जो बाकी के मेंबर होते हैं फैमिली के, उन्हें बोला जाता है को पार्टनर्स। यानी कि जो आपका एल्डेस्ट मेंबर होता है, जो सारे डिसीजन लेता है, उसे कर्ता बोला जाता है। जो बाकी के मेंबर्स होते हैं उन्हें को पार्सनल बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीचर्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेशन की, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली स्टार्ट कैसे होता है। देयर शुड बी एट लीस्ट 2 मेंबर्स इन द फैमिली, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए आपकी फैमिली में। आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपकी पुश्तैनी जायदाद होनी चाहिए। द बिजनेस डज नॉट रिक्वायर एनी एग्रीमेंट एज मेंबरशिप इज बाय बर्थ, यानी कि बर्थ के साथ ही पर्सन है वो मेंबर बन जाएगा, उसे यहाँ पर कोई और लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए जो आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट होता है वो 1956 है, यानी कि इस अगर कल को कोई भी झगड़ा हो जाए या कुछ भी हो जाए, किसी एग्रीमेंट को लेकर इशू हो जाए, वो इस एक्ट के तहत सोल्व किया जाएगा। ये एक्ट याद रखना, ठीक है। लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी होती है जो मेंबर्स की होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि अब देखिए अगर हिंदू फैमिली ने कोई लोन ले लिया, अब जो मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी तो लिमिटेड होगी, यानी कि कल को अगर वो लोन ना दे पाए उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं करी जाएगी। लेकिन जो आपका कर्ता होता है, कर्ता यानी कि एल्डेस्ट मेंबर, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी कि अगर वो लोन नहीं दे पाया उसकी जो पर्सनल एसेट होगी, पर्सनल संपत्ति होगी, उसको बेचकर लोन रिकवर किया जाएगा। मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, लेकिन जो कर्ता होता है उसकी अनलिमिटेड है, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल। अब बिजनेस को कंट्रोल कौन करता है, एल्डेस्ट मेंबर। एल्डेस्ट मेंबर कौन है, आपका कर्ता। सारे डिसीजन कौन लेगा, आपका कर्ता लेगा, वही सारे बिजनेस को क्या करेगा, मैनेज करेगा। कंटिन्यूटी, जो बिजनेस होता है कंटिन्यू चलता रहता है। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, जो नेक्स्ट एल्डेस्ट मेंबर है वो सारा कुछ हैंडल करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि ये बिजनेस बंद नहीं होता आपके सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह। नेक्स्ट हम बात करेंगे माइनर मेंबर्स, यानी कि जो 18 साल से नीचे होते हैं उन्हें माइनर मेंबर बोला जाता है। आप ये बोल सकते हैं कि जो आपके बच्चे होते हैं वो भी बर्थ के साथ ही, बर्थ जब उनका होता है उसी के साथ वो मेंबर बन जाते हैं। माइनर आपके मेंबर होते हैं बिजनेस के। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरिट्स, यानी कि क्या क्या बेनिफिट है। इफेक्टिव कंट्रोल, देखिए अब कंट्रोल यहाँ पर अच्छा होगा, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह नहीं होंगे, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा, क्योंकि सारा डिसीजन कौन लेगा, आपका कर्ता लेगा। अब कर्ता ही सारा डिसीजन लेगा कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी इंसान का कोई यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होगा। कंटिन्यू बिजनेस, यानी कि वही बात होगी, बिजनेस जो है वो आपका कंटिन्यू रहेगा। अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो बिजनेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो अगला पर्सन एल्डेस्ट होगा वो कर्ता बन जाएगा, वही सारा बिजनेस फिर हैंडल करेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, अब मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, उनकी जो पर्सनल एसेट है उन्हें सेल कर लोन रिकवर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो आपका कर्ता होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, अब देखिए ये तो बात है कि अगर सारा डिसीजन कर्ता लेगा, अब एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी होगी, कोऑपरेशन भी होगा, तालमेल भी होगा एक दूसरे के प्रति, क्योंकि
फैमिली है, फैमिली में बेटर कोऑपरेशन तो होता ही है, एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी भी होती है, एक दूसरे के प्रति सारे वो डिसीजन मिलकर लेते हैं, यानी कि सारा डिसीजन करता लेता है, सभी को उसको फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटेशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ इनकी जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, वही होती है। इसके अलावा इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इनके पास भी प्रॉपर्टी कम होने की वजह से इसको एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है कि इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, वही बात होगी, जो कर्ता होता है उसकी लायबिलिटी तो अनलिमिटेड ही होती है ना। द कर्ता इज बर्डन नॉट ओनली विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बट ऑल्सो सफर फ्रॉम द डिसएडवांटेजेस ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी। हिज पर्सनल प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू रीपे बिजनेस डेट्स, यानी कि जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, पर्सनल जायदाद होगी, उस जो संपत्ति होगी, उसको बेचकर जो बिजनेस का कर्जा है, उसे लोन है, उसे वापस किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे डोमिनेंस ऑफ कर्ता। जो कर्ता होता है वही डिसीजन लेता है, सारा कुछ वही हैंडल करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि जो आपके फैमिली के बाकी मेंबर्स होते हैं वो जरूरी नहीं होता कि वो डिसीजन को माने, ठीक है ना। एट टाइम नॉट बी एक्सेप्टेबल टू अदर मेंबर्स, शायद अदर मेंबर ना माने उस डिसीजन को। इन सब चीज़ों की वजह से फैमिली में कन्फ्लिक्ट हो सकता है, झगड़ा हो सकता है, फैमिली यूनिटी पर असर पड़ सकता है, ठीक है। लिमिटेड स्किल, वही बात होगी, इनके पास भी लिमिटेड स्किल होते हैं क्योंकि जो कर्ता होता है उसी को सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, कर्ता ही सब कुछ डिसाइड करता है, ठीक है ना। बिजनेस में सफर एज रिजल्ट ऑफ अनवाइज डिसीजन। अब क्या पता एक पर्सन कितनी चीज़ में एक्सपर्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो हर एक चीज़ में एक्सपर्ट हो, ठीक है ना। अब पुअर उसके एक डिसीजन के कारण आपको पुअर प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, यानी कि एक ही पर्सन सारे डिसीजन ले रहा है। अब जरूरी नहीं है ना उसका डिसीजन सही जाए, गलत भी हो सकता है, जिसकी वजह से लॉस भी हो सकता है। अब वही बात होगी ना, एक पर्सन कितना कुछ हैंडल कर लेगा। अगर मैं बात करूं दोनों के बीच में डिफरेंस के बारे में, सोल प्रोप्राइटर का मतलब सिर्फ एक पर्सन ही बिजनेस को हैंडल कर रहा है, सिर्फ एक पर्सन ही सारा कुछ डिसाइड कर रहा है। अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली की बात करूं, यहाँ पर आपका फैमिली बिजनेस होता है, यहाँ पर 3 जनरेशन होती है, वो मिलकर बिजनेस को चलाती है, लाइक आपके ग्रैंडफादर, फादर और उसका सन। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।